हेलो बच्चों, कैसे हो। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल PS आनंद सिंह तोमर में। और आज एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूं 11th के लिए, जो कि हो सकता है कि उनके एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। रेजोनेंस का टॉपिक है। और आज की क्लास में मैं ऐसा रेजोनेंस का जो टॉपिक है इस तरह से पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा कि सारे डाउट्स जो हैं आज ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो रेजोनेंस है क्या चीज़, सबसे पहले ये जानते हैं। और बहुत ज़्यादा डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। सीधी बात मैं एक जानता हूँ कि ऐसे मान लेते हैं कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे लेट कर लिया। बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है तो अब इसकी जो वाइब्रेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो होगी ना। अब इसके वाइब्रेशन की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो कुछ ना कुछ हम लेट कर लेते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वाइब्रेट। अब क्या लेट कर ले? N1 लेट कर लेते हैं। N1 ये है ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेट करने की, इस ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन की, कंपन करने की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो हमने N1 लेट कर लिया। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, दूसरे तरीके से हम इसकी फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी N1 के बराबर आती है कि नहीं आती है। अब इसी ऑब्जेक्ट में बाहर से कोई हम पीरियोडिक फोर्स देंगे, एक्सटर्नली पीरियोडिक फोर्स लगाएंगे इसमें। ठीक है ना, बाहर से। तो चाहे ऊपर से लगा दो, चाहे लेफ्ट हैंड से लगा दो, चाहे राइट हैंड से लगा दो, कहीं से भी लगा दो। हम ऊपर से लगा देते हैं इसमें। ये एक एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स लगाया। और ये फोर्स काहे के लिए लगाया? वाइब्रेशन के लिए लगाया, कि ये वाइब्रेट करे। तो अब ये वाइब्रेट तो करेगी। अगर वाइब्रेट इस फ्रीक्वेंसी से करे कि वो फ्रीक्वेंसी N1 के बराबर हो, मतलब वो फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के बराबर हो, तो जैसे मान लेते हैं अब यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी N2 है, और अगर इस सिचुएशन में N1 और N2 इक्वल हो जाए तो यहां पर कौन सी सिचुएशन आएगी, वाइब्रेशन की कौन सी स्थिति आएगी? रेजोनेंस आएगी। कौन सी कंडीशन आएगी? रेजोनेंस कंडीशन आएगी। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके वाइब्रेशन की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है हमने उसको N1 लेट किया है, मान लिया है। ठीक है ना। और दूसरी तरीके से हमने क्या किया कि इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किया। काहे के लिए? वाइब्रेशन करने के लिए। तो देख लीजिए, हमने ऊपर से एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स डाला है इसके वाइब्रेशन करने के लिए। तो जब वाइब्रेशन ये कर रहा है और एक ऐसी सिचुएशंस आती है कि जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है N2 वो N1 के बराबर आ जाती है, तो वहां पर रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, वहां पर जो वाइब्रेशन होता है, ठीक है ना, वो सिचुएशन जो होती है वो कैसी होती है? रेजोनेंस की होती है। ठीक है ना। तो अब यहां पर हम रेजोनेंस की डिफिनीशन बना सकते हैं। रेजोनेशन क्या है? वाइब्रेशन की सिचुएशन है। Resonance is the situation of vibration when the natural frequency of its vibration is equal to the frequency of that object by externally applied periodic force on that object। मतलब कि जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा लगाए गए, अप्लाई किए गए फोर्स से प्रोड्यूस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तो वहां पर जो सिचुएशन प्रोड्यूस होती है उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका डिफिनीशन हो गया। अब हम इसके कुछ एग्जांपल दे देते हैं। तो जैसे एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, हम यहां पर
सेम टाइप के ट्यूनिंग फॉर्क ले लेते हैं और जो है एयर बॉक्स ले लेते हैं। इस तरह से बाई फिगर समझ लीजिए। ये पहला ट्यूनिंग, ये एयर बॉक्स हो गया, ये फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क हो गया, ये फर्स्ट एयर बॉक्स हो गया। नाउ सेम टाइप का हम नेक्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क ले लेते हैं और ये बॉक्स हो गया, ये सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, और ये सेकेंड एयर बॉक्स है। अब करते क्या है, हम इसको कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी दे देते हैं। तो जैसे लेट कर लेते, कुछ भी दे दो, कोई भी फ्रीक्वेंसी दे दो, कितनी भी दे दो। इसको मान लेते हैं इस ट्यूनिंग फॉर्क को 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से इसको वाइब्रेट किया गया, ठीक है ना। अब जब 100 हर्ट्ज से इसको वाइब्रेट करेंगे तो इसमें 100 हर्ट्ज के इक्वल ही इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इसमें एयर प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, ठीक है ना। फोर्स अप्लाई होगा, किसके लिए, इस एयर बॉक्स के लिए फोर्स अप्लाई होगा। और जब फोर्स अप्लाई हो रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है ना, कितनी, 100 हर्ट्ज। तो यही अब यहां पर वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस होंगे, इतने ही वाइब्रेशन इसमें भी, ये 100 हर्ट्ज के, ठीक है, 100 हर्ट्ज के। अब जब 100 हर्ट्ज के यहां पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ तो ये ट्यूनिंग फोर्क भी इसी फ्रीक्वेंसी से क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना, कितनी से, 100 हर्ट्ज से। और यहां पर जो है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, क्या होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। मतलब कि जो जितने एम्पलीट्यूड यहां पर प्रोड्यूस हो रहा था कि 100 हर्ट्ज से इसको हमने वाइब्रेट कराया था, ठीक है, उतने ही यहां पर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुई, उतना ही यहां पर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुई, और यही फ्रीक्वेंसी यहां पर प्रोड्यूस हुई जिससे कि वो वाइब्रेट कर रहा है। तो यहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम, हम इसको ए मैक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल जो है हम ले लेते हैं पेंडुलम से, ठीक है, आ गया समझ में, ओके। कोई हम यहां पर इलास्टिक स्ट्रिंग लेंगे और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन कितने भी पेंडुलम लटका दो, हैंग कर दो, ठीक है। ये क्या ले लिया, इलास्टिक स्ट्रिंग है, इलास्टिक स्ट्रिंग लिया और इसमें हमने पेंडुलम लटका दिया, ये और ये A B C एंड D। अब देखिए यहां पे A B C एंड D में जब कंपेयर करते हैं तो कंपेयर किया तो इसमें से D पेंडुलम और A पेंडुलम की लेंथ जो है सेम है। जैसे लेट कर लिया, इसकी लेंथ कितनी है, L है, तो D की लेंथ L है तो A की भी लेंथ कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, ठीक है, सेम लेंथ के लिए। तो अब क्या करेंगे, हम इसको किसी फ्रीक्वेंसी से स्ट्रिंग को, मतलब कि इसको पेंडुलम A को वाइब्रेट कराएंगे, ठीक है ना, किसी भी फ्रीक्वेंसी से हम वाइब्रेट करा देते हैं। जैसे
इसको भी 100 ले लेते हैं, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी दे दिया n इज इक्वल टू 100। तो एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, t इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है ना। कोई भी जब वेव चलती है तो वहां पर t टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और इस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जस्ट इसके अपोजिट होगा, n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी अपॉन एल, हम इसको 1 अपॉन 2 पाई कर सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे 2 पाई भी लिखा मिल जाता क्योंकि ये वैल्यूज है एक्सपेरिमेंट से, तो इसका कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन ये देखिए कि अगर L कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, तो क्या N बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। तो यहां पर जब L बराबर है किसका, डी पेंडुलम का और ए पेंडुलम का, तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो हमने इस यहाँ पे पेंडुलम को 100 हर्ट्ज से वाइब्रेट कराकर छोड़ दिया और पूरी स्ट्रिंग जो है इस तरह से वाइब्रेट होने लगी। तो ये सोचिए, क्या इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगा? इसमें भी प्रोड्यूस होगा, इसमें भी प्रोड्यूस होगा, इसमें भी प्रोड्यूस होगा। लेकिन इसमें जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 100 हर्ट्ज ही होगी। यहां पर भी n इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के लेंथ सेम है। अब जो दोनों के लेंथ सेम है तो यहां पे देखो रेजोनेंस कहां पे प्रोड्यूस होगा, हम बी पे चेक करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इसको 100 हर्ट्ज दिया तो ये तो इसके कंपेयर में ये तेजी से वाइब्रेट करेगा, लेकिन ये धीरे धीरे करेगा क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कम होगा, इसका भी एम्पलीट्यूड कम होगा। तो ये इसके लिए फोर्स बन जाएगा। यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? फोर्स। यहां पर भी क्या प्रोड्यूस होगा? फोर्स, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा? रेजोनेंस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है ना। जो आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, पीरियोडिक फोर्स के बाद में जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है इसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो यहां पर रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। अभी तक हमने 2 एग्जांपल दिया, हम तीसरा एग्जांपल बहुत ही बढ़िया लेके आए हैं कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है। ये ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया, ठीक है। क्या लिया? ट्यूनिंग फॉर्क। और इसको जो है किसी सिलेंड्रिकल वेसल के ऊपर रखा और इसमें नीचे जो है हमने एक होल कर दिया इसमें, और ऊपर तक यहां पे वाटर फिल है। लेकिन देखो जैसे हम छेद यहां पे करेंगे, होल करेंगे, तो वाटर जो है नीचे आएगा, एयर कॉलम, ठीक है ना। और एयर कॉलम की लेंथ निकालने के लिए भी यहां पे जो है एक न्यूमेरिकल आता है, एग्जांपल आते हैं, तो वही चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट कर लेते हैं यहां पे कि पहले जैसे यहाँ की फ्रीक्वेंसी जो है वो 1000 हर्ट्ज है, और इसको जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसको स्टार्टिंग में 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करा दिया गया। तो कराएंगे तो यहां पर क्या आएगा? वाइब्रेट मतलब एयर प्रोड्यूस होगा, और जब एयर होगा तो वाटर नीचे आएगा, और जब वाटर नीचे आएगा तो एयर कॉलम की जो लेंथ होगी वो बढ़ेगी। क्या होगी? एयर कॉलम की लेंथ बढ़ेगी। ये देखिए इस तरह से पानी नीचे चला जाएगा और एयर कॉलम की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। देख लीजिए किस तरह से एयर कॉलम की लेंथ बढ़ रही है, और बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। कब तक बढ़ेगी? जब तक कि इसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं आ जाती है कितने की? 500 हर्ट्ज के, तब तक बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। और तो इसका कहने का मतलब है कि एयर कॉलम लेंथ
इस सिचुएशंस में इंक्रीज्ड होगी एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज्ड। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज्ड हो रही है। तो जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो 1000 से जब 500 आ जाएगी तो यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होगा, रेजोनेंट प्रोड्यूस होगा। और पहली बार में जो है एयर कॉलम की लेंथ जो आती है वो L आती है, दूसरी बार में 3L आती है, और तीसरी बार में कितनी आती है, 5L आती है। जैसे L इज इक्वल टू पहली बार में अगर आ गया 10 सेंटीमीटर तो सेकेंड टाइम में आएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और थर्ड टाइम में कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल भी हमने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों जैसे एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, एक सिलेंड्रिकल जो है बॉक्स ले लेते हैं, ये ओपन है ऊपर से, और इसका जो है वाटर कॉलम निकालना है, और यहां से एंड ऑफ करेक्शन ये हो गया E। ठीक है, अब E की वैल्यू क्या होगी बाद में पता चल जाएगा। और यहां पे ट्यूनिंग फॉर्क लगा दिया, ये ठीक है, ये एंड ऑफ करेक्शन हो गया। और ये जैसे लेट कर लिया कि जो वाटर कॉलम है जिसको फाइंड करना है हमें, इसकी लेंथ क्या है, L है। अब अगर एंड ऑफ करेक्शन और वाटर कॉलम दोनों की लेंथ देखा जाए तो दोनों की लेंथ टोटल होती क्या है, ये हम जानते हैं पहले से, λ/4 होती, ठीक है ना। तो यहां से ये आ जाता है कि λ/4 इज इक्वल टू L प्लस E, ठीक है ना। और हमने एक चीज और पढ़ा है यहाँ पे कि V इज इक्वल टू क्या होता है, N लैम्डा, V इज इक्वल टू N लैम्डा होता है। तो V क्या हो जाती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, N क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी हो जाता है, और लैम्डा वेवलेंथ हो जाता है। तो हम यहां से इक्वेशन फर्स्ट से निकाल सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कर दो, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 4L प्लस E, ठीक है ना। तो अब लैम्डा की वैल्यू यहां से निकाल लो, V/N, तो V/N इज इक्वल टू 4L प्लस E। तो यहां से L प्लस E कितना आ जाएगा, V/4N, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब यहां पर हमें L की वैल्यू निकालनी है। तो अब सबसे पहले दिया होना चाहिए कि V की वैल्यू, तो V की वैल्यू कितनी गिवन है, V की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 336 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, V इज इक्वल टू है 336 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी है N इज इक्वल टू 512 हर्ट्ज। तो अब यहां से L प्लस E की वैल्यू निकाल लिया जाए, तो L प्लस E यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, L प्लस E इज इक्वल टू कितना होगा, V/4N। तो V की वैल्यू क्या है, 336/4 इंटू 512। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.164 मीटर में आएगी, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू आएगी 0.164 मीटर, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू आई है, L प्लस E की वैल्यू आई है। बट हमें निकालना क्या है, L निकालना है। नाउ अब हमें सबसे पहले L निकालने के लिए E को सॉल्व करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे दिए हैं जो वाटर कॉलम है उसका डायमीटर, तो डायमीटर दिए 4 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दिए हैं 4 सेंटीमीटर, ये डायमीटर दिए हैं 4 सेंटीमीटर। और E की जो वैल्यू होती है वो E की वैल्यू जो होती है वो 0.3 इंटू D होता है,
ई की वैल्यू याद कर लीजिए, ई की वैल्यू जो होता है ई इज इक्वल टू 0.3 इंटू डायमीटर ऑफ द वाटर कॉलम। तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू 0.3 इंटू 4, तो दैट्स मीन 1.4 सेंटीमीटर। अब इसमें रख देंगे तो L प्लस 1.2 ई की जगह पे इज इक्वल टू, अभी देखिए मीटर में इसको सेंटीमीटर बना लेंगे, तो जब सेंटीमीटर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 16.4 सेंटीमीटर। तो L इज इक्वल टू 16.4 सेंटीमीटर में 1.2 माइनस हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू बचेगा 15.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, दैट्स मीन 0.152 मीटर। ओके, तो इस तरह से हमने वाटर कॉलम की लेंथ को निकाल लिया है। ठीक है ना, तो ये था रेजोनेंस का टॉपिक, हमने बड़े ही इजीली तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जो डाउट होता है, जनरल तरीके से देखा जाता है बच्चों के माइंड में कि रेजोनेंस से डर लगता है, एक हवा टाइप में मान लेते हैं उसको, रेजोनेंस को। तो इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तो रेजोनेंस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना, ओके, मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में, किसी नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।